Hello, dear friends. I welcome you all to my Institute English Cosmos. In today's editorial vocabulary session, the first word is brooch. आप देख पा रहे होंगे ब्रोच एक वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को. ब्रोच एक कॉमन वर्ड है. ब्रोच का मतलब होता है किसी चीज के लिए लिखना, सॉरी स्टार्ट करना, कोई कन्वर्सेशन. जैसे सबसे पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे दो जने बैठ करके एक बातचीत कर रहे हैं, तो किसी बातचीत को स्टार्ट करना, टॉपिक छेड़ना, छेड़ने को इंग्लिश में ब्रोच बोलते हैं. जैसे मैंने कहा कि सिंधु नदी के पानी का जो मैटर है उसको पाकिस्तान और इंडिया के नेताओं ने ब्रोच किया. तो इसका मतलब है उस टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट किया, उस टॉपिक के ऊपर बातचीत शुरू हुई. ठीक है, किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना. मुझे जहां तक ख्याल है आपको नजर आ रहा होगा. तो इंट्रोड्यूस और रेज अ टॉपिक, तो इसीलिए मैंने कहा मुद्दा छेड़ना, टॉपिक उठाना डिस्कशन के लिए. तो सिनोनिम बहुत इसके आसान से सिनोनिम्स हैं. इंट्रोड्यूस करना किसी टॉपिक को, मेंशन करना, टॉपिक रेज करना. ठीक है, रेज करना, रेज करने का मतलब उठाना. और ब्रिंग अप करना, ब्रिंग अप के दो मतलब होते हैं. ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण भी होता है. और किसी चीज को प्रपोज करना, प्रपोज करने का मतलब होता है उस टॉपिक के बारे में सुझाव देना या उसका प्रस्ताव रखना सामने कि भाई इसको हम स्टार्ट करते हैं. शी केयरफुली ब्रोच्ड द इश्यू ऑफ सैलरी ड्यूरिंग द इंटरव्यू. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अभी बांग्लादेश में, हमारे देश की, वहां पे एक कोई इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार चल रहा था. तो यहां से कोई राजदूत टाइप की एक हमारी जो लड़की है वो वहां पे अपॉइंटेड थी. तो वहां पे पाकिस्तान का जो हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, वो हिंदुस्तान में नहीं दिखा रखा था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड दिखा रखा था. तो उसने उस टॉपिक को ब्रोच किया, उसको तुरंत उस टॉपिक को ब्रोच किया. ब्रोच करने का मतलब होता है उस मुद्दे को उठाया कि ये गलत आप दिखा रहे हो, दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मैप. ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा सप्रेस करना. सप्रेस करने का मतलब, हालांकि उसकी बात को वहां पे देखो, इसी जगह मैं इसका एंटोनिम भी डिस्कस कर सकता हूं कि when she broached the topic, it was not suppressed, they really acknowledged the issue. उन्होंने उसको स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हमने केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए लगाया है. और मेरे ख्याल से उन्होंने ज्यादा उसको सप्रेस करने की कोशिश नहीं की, दबाने की कोशिश नहीं की. तो मुद्दा उठाना, मुद्दा दबाना, ऐसे करके आप इसको समझ सकते हो. पिक्चर मैंने आपको दिखाई दी है, ब्रोच करना, यानी दो जने आपस में बैठ करके किसी टॉपिक को ब्रोच कर रहे हैं. तो ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फिर है आपका अगला वर्ड. इसका मैंने सेंटेंस लिया है, एक मिनट रुको, शायद वो वर्ड पिछले उसमें रह गया है. अगला वर्ड है बैस्टियन. बैस्टियन एक कॉमन वर्ड है, किसी किले को बोलते हैं वैसे तो, बहुत ही स्ट्रांग जिसकी दीवारें हो. बैस्टियन दिख रहा है आपको, बैस्टियन. तो स्ट्रांग होल्ड, स्ट्रांग होल्ड का मतलब होता है कोई मजबूत चीज या कोई प्लेस हो, बहुत स्ट्रांगली किसी चीज को सपोर्ट करने वाला इंस्टीट्यूशन हो, बिलीफ सिस्टम हो, है ना. तो अब जैसे स्ट्रांग होल्ड का मतलब हो गया चार दीवारी किसी जगह की, फोर्ट्रेस का मतलब हो गया किला. अब आप कई बार आपने नोटिस किया होगा कि एक वर्ड तो फोर्ट होता है, फोर्ट का मतलब किला, है ना. और एक इसका स्त्रीलिंग भी बना रखा है, फोर्ट्रेस. थोड़ी हमारे मारवाड़ी में तो वर्ड है किली. फोर्ट मतलब गढ़, और सिटाडल इसका एक सिनोनिम है, गढ़. आप गढ़ कह सकते हो एक, है ना. गढ़ी, गढ़ या गढ़ी आपने सुना होगा जरूर. ठीक है, बुलवर्क, बुलवर्क का मतलब होता है बहुत बड़ी दीवार. और रैम्पर्ट का मतलब होता है वही किसी तालाब के किनारे या किसी मजबूत दीवार को खड़ा कर देना. अब मैंने कहा कि यार गांधी जी वॉज अ बुलवर्क ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस, तो इससे आपको मेरा मीनिंग समझ में आ जाएगा. मतलब इसको डायरेक्टली भी यूज करते हैं और इसको थोड़ा सा सिंबॉलिक तरीके से, या जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, फिगरेटिवली भी यूज करते हैं. फिगरेटिवली का मतलब क्या होता है? फिगरेटिवली का मतलब होता है उसको हमने उस तरीके से यूज नहीं किया, बल्कि थोड़ा अच्छे तरीके से, साहित्यिक तरीके से यूज कर लिया. ठीक है, फिर से एक वर्ड दे रहा हूं आपको, फिग्यूरेटिवली. मतलब उसको थोड़ा सा अलग तरीके से इस्तेमाल करना, उसका वो मीनिंग ना निकल करके, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसकी तो लगता है कि बोलती बंद हो गई. तो बोलती बंद होने का मतलब ये नहीं है कि वो गूंगा हो गया, हमने उसको फिगरेटिवली यूज कर लिया. ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले वर्ड पर. इसका सेंटेंस हमने लिया है, द यूनिवर्सिटी रिमेन्स अ बैस्टियन ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस. तो इसका मतलब है कि जो यूनिवर्सिटी है वो एकेडमिक एक्सीलेंस, यानी कि पढ़ाई लिखाई की एक्सीलेंस की
एक बहुत मजबूत जगह है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा वीकनेस। ठीक है, बेस्टियन को समझना है आपको, तो आराम से आपको देखिए, मैंने एक अच्छा सा एक इमेज क्रिएट किया है यहाँ पे, एक गढ़, ये किला आप नजर आ रहा है। इसको भेदना बहुत मुश्किल होता था, इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया कि यार, जैसे मैंने कहा कि गांधी जी की अहिंसा को उस वक्त आपने देखा होगा कि ठीक है, आजकल गांधी जी की रेलेवेंस कम हो गई है, वो वानचुक जी अनशन पर बैठे हैं और हमारा कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है किसी भी देश में किसी को। लेकिन एक जमाने में गांधी जी अनशन पर बैठ जाते थे तो आपको मालूम होना चाहिए कि सारा हिंदुस्तान डिस्टर्ब हो जाता था, यहां तक कि अंग्रेज सरकार भी डिस्टर्ब हो जाती थी। समय समय का फेर है, शायद हम लोग थोड़ा नॉन सिंसियर या इनसेंसिटिव हो गए हैं। वो भूखा तो है ही ना वो आदमी, भले वो गलत के लिए बैठा हो सही के लिए बैठा हो। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हालांकि मेरा कॉकरोच पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं उनको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि वहां पे भारत को तोड़ने के नारे लग रहे हैं, तो इसलिए वो मैं पसंद नहीं करता। जहां तक वो मुद्दा उठा रहे हो नीट के बच्चों का, वो ठीक है। हालांकि नीट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया सरकार ने, तो अब उनको भी ज्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए मैं कहूं कि जैसे जेएनयू नाम की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड की, वो आपको पता है ना, एजुकेशन के किले बन गई है, बेस्टनेस रैम्पर्ट बन गई है, तो ये वर्ड इस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। कॉम्प्लेसेंट एक वर्ड है, 10 वर्ड्स लिए मैंने बड़े अच्छे अच्छे। कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड बंदा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने कहा भाई थोड़ा पढ़ लिया करो, वोकैबुलरी को इंप्रूव करो, तो वो कह रहा है कि नहीं साहब हमें तो पहले से वोकैबुलरी आती है। जैसे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग करते वक्त कभी भी डिक्शनरी में कंसल्ट नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें समझ में आ रहा है ऑटोमेटिकली, तो वो थोड़ा सा सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, है ना। वो आने वाले पॉसिबल डेंजर्स से अनअवेयर रहते हैं। भाई बारिश आने वाली है और आपके घर में नालियां साफ नहीं है और जाम हो सकती हैं, पानी का भराव हो सकता है, और आप स्मग से बैठे हो, स्मग भी इसका एक सिनोनिम अभी डिस्कस करूंगा। आप थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो, एग्जाम है लेकिन आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो ऐसे लोग तरक्की नहीं करते लाइफ में, जो कॉम्प्लेसेंट होते हैं थोड़ा सा। वो सेल्फ सेटिस्फाइड रहने का क्या मतलब है, आगे जैसे पैसे को लेकर के जो न्यू जनरेशन है वो काफी स्मग है, काफी सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनको लगता है कि हम कमाते रहेंगे। और जैसे कोरोना आया था तो बहुत तकलीफ हुई थी, तो इसका मतलब है हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंसी को छोड़ना होगा। कॉम्प्लेसेंट एक एडजेक्टिव हो गया जिसको अपन, मतलब हम कॉम्प्लेसेंट कैसे यूज करेंगे कि रमेश इज कॉम्प्लेसेंट, लेकिन इसका नाउन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेसेंसी, है ना। उससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फिर है अनकंसर्न्ड, इसका अनकंसर्न मतलब कोई चिंता नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट, कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, मतलब कोई चीज नहीं चाहिए, संतोषी प्रवृत्ति का आदमी है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, खाने को मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो ठीक है, कम कमाई हो गई तो ठीक है, ज्यादा हो गई तो ठीक है, उत्साह कम है लाइफ में। सेंटेंस मैंने बनाया है, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स नेवर बिकम कॉम्प्लेसेंट अबाउट देयर प्रिपरेशन, वो लास्ट मोमेंट तक प्रिपेयर करते रहते हैं। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा चौकन्ना, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब चौकन्ना, अवेयर, बहुत ज्यादा अवेयर, चौकन्ना। हिंदी इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप में से कई बच्चों को अगर ये नहीं आता हो तो समझ में आ जाएगा, है ना। अवेयर, विजिलेंट होना। जैसे हम लोग आजकल पॉलिटिक्स को लेकर के कम विजिलेंट है, थोड़ा सा स्मग है, कॉम्प्लेसेंट है आज की जनरेशन। ठीक है, ये आज की जनरेशन में बार बार बोलता हूं तो तुम समझ जाया करो, क्योंकि मैं अभी एक लड़का आया था पढ़ने के लिए बीए के लिए, तो मैंने कोई एग्जांपल देख करके उसको पूछा कि तुझे ममता बनर्जी का पता है, तो बोला सर मुझे तो पता नहीं है ममता बनर्जी कौन है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा इसका दिमाग पता नहीं कहाँ है। अब इसका जो मैंने एक कॉम्प्लेसेंट का देखो डायग्राम क्या बनाया, ये लड़का है आराम से रिलैक्स कर रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है ना, होगा जो देखा जाएगा। तो ये इससे आपको ये वर्ड याद रह जाएगा कि कॉम्प्लेसेंसी किसको कहते हैं। फिर है, अब उससे मिलता जुलता एक प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड है कॉम्प्लेसेंस। ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेसेंस बोल के दिखाओ मेरे साथ साथ, कॉम्प्लेसेंस, है ना। विलिंगनेस टू प्लीज, दूसरों को खुश करने वाले, थोड़ा सा चाटुकार टाइप के जो लोग होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं बहुत ही ज्यादा पोलाइट तरीके से बात करने वाले। जैसे मेरा नेचर थोड़ा खराब है, मैं बहुत ज्यादा किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन ज्यादातर लोग कॉम्प्लेसेंट होते हैं। कॉम्प्लेसेंट, देखो वो कॉम्प्लेसेंट है और ये बन जाएगा, अब ये कॉम्प्लेसेंस है तो ये नाउन है, इसको नाउन की जगह यूज किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा कर्टसी यानी शिष्टाचार शो करना, नमस्ते, आइए बैठिए, क्या लेंगे आप, है ना, इस तरह से बात करना, बहुत पोलाइट, बहुत सिविलिटी शो करना, शिष्टाचार। ग्रेशियसनेस, ग्रेशियसनेस का मतलब है बड़ा ग्रेसफुल बन जाना उस दूसरों के सामने, है ना। ऑब्लाइज, ऑब्लाइज सुना आपने, ऑब्लाइजनेस। आप एप्लीकेशन में हम बचपन में लिखते थे ना कि आई विल बी ऑब्लाइज्ड, मतलब कृतार्थ हो जाना बहुत ज्यादा, उसको और लीजिए। आप मेहमान आते तो हम सभी होते हैं जहां तक मेरा ख्याल है,
हम कर्टसी शो करते हैं, कंप्लेसेंस, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है, ये याद रखना आपको। कंप्लेसेंस इन अ पर्सन when he wants to take some undue benefit from someone, there we use this word, यानी कि हम किसी से फायदा उठाना चाहते हैं तब हम इस वर्ड को यूज करते हैं। तो इसके सेंटेंस में देखिए मैंने क्या लिखा है कि his complacence made him पॉपुलर अमंग द कलीग्स। अब ठीक है, कलीग्स में वो पॉपुलर हो गया, सेंटेंस तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिस्कर्टसी। डिस्कर्टसी का मतलब है ज्यादा शिष्टाचार शो न करने वाला। ठीक है, अगले वर्ड पर चलते हैं। कंप्लेसेंस का ये डायग्राम देखिए जरा, दूसरों से काम करवा रहा है, दूसरे लोग इसकी सेवा चाकरी कर रहे हैं, कई तरह का खाने का सामान इसके सामने रखा है, तो समझ जाओ कि ये लोग इसके ऊपर कंप्लेसेंस तरीके से अपना असर डाल रहे हैं। कॉन्स्टर्नेशन मतलब कि एंजाइटी, शॉक और डिस्मे, थोड़ा सा निराश हो जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। मैंने कहा कि यार मैंने अपने दोस्त को दिए थे 6,000 रुपए के, जाके यार तू जाते वक्त इधर उधर से बैंक में जमा करा देना क्योंकि कैश है ये, और वो उसको कई कई दिनों तक मेरे को उसने लौटाई नहीं, तो इट वाज टू माय कॉन्स्टर्नेशन, आई वाज शॉक्ड, हाउ कैन ही डू दैट, है ना। तो मुझे थोड़ा सा शॉक लगा, तो शॉक के लिए कॉन्स्टर्नेशन वर्ड यूज करते हैं। डिस्मे पहले किसी क्लास में हमने ले रखा है, डिस्मे का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दुखी हो जाना, निराश हो जाना, अलार्म्ड हो जाना, चौकन्ना, पैनिक में आ जाना। पैनिक आपने सुना ही होगा, जैसे थोड़ा सा पानी भरने लगा शहर में और लोग क्या हो गए, पैनिक हो गए, उनको थोड़ा सा खतरा महसूस होने लगा, डिस्ट्रेस में आ गए। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है थोड़ा सा बहुत ज्यादा आश्चर्य में हो गए कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बिविल्डर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा अपने ऊपर खतरा मंडराते हुए महसूस करना। So the sudden cancellation of the examination caused consternation amongst the students. ये आप समझ जाओगे, अखबार में बहुत रेगुलरली ये वर्ड आ रहा है कि जैसे to the consternation of many people like me, we are asking a question that why government is not paying attention to the unction of or say the hunger strike of वांगचुक। वांगचुक के ऊपर काफी सारे आरोप भी लगे हुए हैं, उनको अभी जेल भी हुई थी, आपको पता है। शायद यही रीजन होगा कि सरकार अगर अपना उनकी तरफ ध्यान देती है तो थोड़ा सा वो, मैं बीच बीच में पॉलिटिक्स की बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स का नॉलेज होना ही चाहिए, है कि नहीं, कि कॉन्स्टिट्यूशन में चुनी हुई सरकार को आप इस तरह से बाध्य नहीं कर सकते कि फलाने का इस्तीफा दिलवाओ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो चुनी हुई सरकार है, इसलिए भी शायद ये थोड़ा सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उनका अनशन। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार कुछ लोग लेकिन कॉन्स्टर्नेशन में आए हुए हैं, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा रीअश्योरेंस। अब मान लीजिए कि जो लोग हैं वो कॉन्स्टर्नेशन में आ गए, थोड़े से चौकन्ने हो गए, थोड़े से बिविल्डर्ड हो गए, तो सरकार की तरफ से एक सूचना आई कि भाई पानी जो है वो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बरसेगा और हमने हर तरह की तैयारी कर रखी है, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, तो वो उनको रीअश्योरेंस मिल जाएगा, तो कम से कम पैनिक नहीं होंगे। तो कॉन्स्टर्नेशन वर्ड भी आपको आ गया। अगला वर्ड है आपका कॉन्स्टर्नेशन के लिए, देखिए जरा, ये आप इस डायग्राम से सीख सकते हैं। कॉन्स्टर्नेशन है ना, बहुत ज्यादा बेचारे को एंजाइटी हो रही है, अब क्या होगा हमारा। फिर आता है आपका अगला वर्ड, देखिए जरा, डिदर। एक मिनट, शायद उसी में रह गया वो वर्ड। डायग्राम बनाने का मुझे शौक इसलिए चढ़ा है क्योंकि कई बच्चे इससे सीख जाते हैं बहुत जल्दी। डिदर, डिदर का मतलब क्या होता है, जब आपको अनिश्चितता रहती है ना और आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हो, तो यू आर डिदरिंग फ्रॉम, इट्स अ वर्ब, है ना। तो हेजिटेट करना, वेवर, वेवर का मतलब होता है टाल मटोल करना, थोड़ा पेंडुलेट करना। वैसिलेट, पेंडुलम सुना है ना, पेंडुलम का मतलब इधर उधर होना, और वैसिलेट का मतलब भी, मतलब यार करूं कि नहीं करूं। अब जैसे मैं एक बोर्ड अब मेरे इंस्टीट्यूट में लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड, और मैं हर वक्त यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, रात को भी कई बार मेरे को पढ़ाने का मन करता है या कुछ चीज रिकॉर्ड करने का मन करता है, तो यू नो आई हैव अ वेवरिंग यू नो कॉन्सेप्ट इन माय माइंड, आई एम डिदरिंग वेदर आई शुड हैव अनदर स्मार्ट बोर्ड एट माय होम और नॉट। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। फॉल्टर का मतलब होता है थोड़ी सी कमी आ जाना किसी चीज में, फ्लक्चुएट करना। फॉल्टर करने का मतलब जैसे बिजली कभी आती है, कभी जाती है, कभी आती, कभी जाती, तो वो फॉल्टर कर रही है ना। गलती का मतलब यहाँ पर ये है कि वो सोच रहा है, मतलब कभी तो वो चीज हो रही है चालू, कभी रुक रही है। जैसे टेररिज्म को लेकर के पाकिस्तान का जो रुख है वो डिदर करने वाला है, कभी तो वो दुनिया में जाकर के कह रहा है कि हम खुद ही परेशान है इससे, हम तो शांति वाला मुल्क है, और खुद ही उनके यहाँ पे भयानक बम विस्फोट होते रहते हैं, तो डिदर कर रहा है ना। डोंट डिदर व्हेन एन इंपॉर्टेंट डिसीजन हैज टू बी मेड। नौकरी लेने का, पढ़ाई करने का, एग्जाम का फॉर्म भरने का, शादी करने का, इन सब मेजर डिसीजंस के लिए डिदर नहीं करना चाहिए।
हालांकि डिदर हो जाता है आपको अगर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर हम बचपन से अपने डिसीजन खुद लेते हुए नहीं आए, हमारे डिसीजन हमारे पेरेंट्स ने लिए हैं ज्यादातर, तो हम डिदर करते हैं। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहे हो और बात बात में आपके पेरेंट्स ने आपको हमेशा ऐसे कहा हो, जानबूझ के एजुकेशनल तरीके से, कि बेटा तू खुद जान, तू खुद देख ले तेरा क्या होगा, देख ले तुझे वहां फीस जमा कराने की नहीं, वो कोर्स करना है कि नहीं, तो स्टूडेंट्स अपनी खुद की गलतियों से सीखता सीखता डिदर करना बंद कर देता है। यानी डिसाइडेडली वो काम करने लगता है, वो सुनिश्चित करने लगता है, वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बंदा ही रिस्पॉन्सिबल लाइफ जीता हुआ ही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकता है। तो डिदर में देखो ये कंफ्यूज हो रहा है, क्या करूं, ये वाला फॉर्म भरूं कि वो वाला फॉर्म भरूं, है ना, कंफ्यूज हो रहा है, इससे आपको पता चल जाए। डोंट डिदर, ऐसे करके आप सेंटेंस को समझ सकते हो। ठीक है, फिर आपका एक वर्ड है ड्यूरेस। मैं एक बार नीतू सिंह का इंटरव्यू सुन रहा था, जो ऋषि कपूर की पत्नी है, इनकी अभी डेथ हो गई थी ऋषि कपूर की। तो वो कह रही है कि ऋषि कपूर बहुत अच्छी स्कूल में पढ़े थे और मैं उतनी अच्छी, मेरी एजुकेशन, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, एजुकेशन तो उनकी भी अच्छी है। तो वो एक बार वो बहुत लेट आए, ज्यादातर वो लेट आते थे और वो ये दरवाजा एक बार खोलती नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ कि वो इंग्लिश झाड़ी उसने अपनी पत्नी को चुप कराने के लिए, ऋषि कपूर ने, तो वो बोला कि ड्यूरेस विल नॉट वर्क ऑन मी, ड्यूरेस विल नॉट वर्क ऑन मी। तो वो गुस्सा तो भूल गई और दरवाजा तो खुला छोड़ गई, पहले भागी और डिक्शनरी चेक करी कि ड्यूरेस का क्या मतलब होता है। ये उसने खुद इंटरव्यू में बताया नीतू सिंह ने, आप उसको चेक कर सकते हो। तो कंपल्शन थ्रू फोर्स, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती करे, कनपट्टी रख करके, आपको धमका करके, जैसे मैं आपको धमका करके पढ़ाऊं, फोर्स या थ्रेट्स या, है ना, तो कोर्शियन बोलते हैं इसको। कि मैंने कहा कि जैसे वो भूख हड़ताल एक तरह का एक साइकोलॉजिकल इमोशनल कोर्शियन होता है, यानी आपके ऊपर दबाव होता है कि देखो मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया। तो एक कंपल्शन है हमारे ऊपर, एक जोर जबरदस्ती, एक प्रेशर डालना, हमें डराना, इंटिमिडेट करना। देखो टिमिड एक वर्ड है ना, देखो टिमिड एक वर्ड है, टिमिड का क्या मतलब होता है, कायर। ठीक है, टिमिड एक एडजेक्टिव है, और अगर मैंने इसके आगे इन लगा दिया, इंटिमिडेट, तो इसका मतलब होता है धमकाना, डराना, किसी को कायर बनाकर काम करवाना, फोर्स करना उसके ऊपर। सो द कन्फेशन वाज ऑब्टेन्ड अंडर ड्यूरेस। कन्फेशन का मतलब है स्वीकारनामा, गलती की स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस, कि मैंने ये काम किया है, एक्सेप्ट करना। ऑब्टेन्ड का मतलब प्राप्त करना, टू गेट। मेरे ऊपर प्रेशर डाल करके और मुझसे कन्फेशन लिया गया। ठीक है, आपको पता है पकड़ा पकड़ू विवाह होते हैं बिहार के अंदर, जबरदस्ती अंडर ड्यूरेस उनसे शादी करवा ली जाती है। सरकारी नौकरी में लड़का है, उसको पकड़ लिया और रात को फेरे खिलवा दिया अपनी लड़की के साथ बंदूक के दम पर। आपको पता होना चाहिए, उसको पकड़वा विवाह बोलते हैं, मान्यता है वहां, पता नहीं अब है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, पर ये काफी ज्यादा फेमस रहा है, आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर लेना। तो ड्यूरेस दिख रहा है आपको, इसकी कनपट्टी के ऊपर देखो बंदूक रख के इससे कोई प्रॉपर्टी पे साइन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आपको पता है ड्यूरेस यूज करते हैं। वो आपको मालूम होना चाहिए, रोता है बच्चा अगर माँ को तंग करना है, उसको माँ से कोई काम करवाना है तो ड्यूरेस हमारे जन्मजात, हमारे नेचर में होता है बच्चों। एब्यूलियंस इज योर नेक्स्ट वर्ड। एब्यूलियंस का मतलब होता है बहुत एंथुसियाज्म। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे आज काफी ज्यादा परेशानियां हुई, दिन में कुछ प्रॉब्लम्स आई बहुत ज्यादा, लेकिन जब मैं क्लास ले रहा हूं, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं काफी जोश में हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं एक्टिव नहीं रहूंगा तो बच्चों को कहां से जोश दूंगा। तो एब्यूलियंस का मतलब बहुत जबरदस्त एंथुसियाज्म, यानी कि जोश होना, है ना, चीयरफुल एनर्जी, खुशी के साथ। एक्सुबरेंस, जब आदमी उछलता कूदता है ना, बहुत खुशी खुशी अपना काम करता है, खुशी खुशी, सैलरी बढ़ी है तो एक्सुबरेंस के साथ बताएंगे। एंथुसियाज्म यानी कि जोश के साथ बताएंगे। वाइवेसिटी, वाइवेसिटी वर्ड से देखो कितने सारे वर्ड है, जैसे वाइवा सुना होगा, वाइवा वो ची बोलते हैं इसको इंग्लिश में। वाइटल सुना होगा आपने, है ना, वर्व सुना होगा आपने, वाइटामिन सुना होगा आपने, है ना, और इसके अलावा विम सुना होगा आपने। अब आपको बड़ा ताजुब होगा कि विम तो बर्तन मांजने का होता है, एक्चुअल में चमक को बोलते हैं। जब आप बहुत देखो, जब आप में जोश होता है ना, तो आपके अंदर चमक ऑटोमेटिकली आ जाती है। कई लोग आपने देखा होगा बहुत सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक्टिव होते हैं, बहुत प्लेजेंट तरीके से स्माइल करते हैं, अच्छा सा जवाब देते हैं, तो वो हमें अच्छे लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना एक जान होती है। तो विटामिन वर्ड भी जान से बना है। वर्व का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी, है ना, मैंने कहा इज अ मैन ऑफ वर्व।
वाइटल है, वाइटल आपको बता रखा है वर्ड, वाइटल एनर्जी यानी कि उत्साह। वाइवा का मतलब है लाइव। अब लाइव और वोच का मतलब बोलना, जैसे कि आपका इंटरव्यू होता है तो वाइवा वोची लेते हैं, तो वाइवा का मतलब है कि जिंदा, लाइव, लाइव आपके साथ बैठ के बात करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना करें। तो इसका मतलब है वाइवेसिटी। मैंने कहा यार उस बंदे में बड़ी वाइवेसिटी है, इसीलिए वो इतना अच्छा प्लेयर है। उसके अंदर बोयंसी है, बोयंसी, ऐसे उछलता हुआ आता है छोटा बच्चा, ये मम्मा मम्मा सुनो मेरी बात सुनो मम्मा मम्मा, एकदम। हम अगर हम कोशिश करें तो हमसे तो ये काम ही ना हो। मैंने एक वीडियो देखी थी कि 40 साल का एक आदमी है, फॉरेन की वीडियो थी, रील, और वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, शायद बच्चा 10वीं में या पता नहीं 7वीं 8वीं में है, तो वो चोर सिपाही खेल रहे हैं, तो वो जो कूदता है वो सोचता है मैं भी 16 साल का हूं, लेकिन फिर वो उठ ही नहीं पाता है, घुटने चरमरा रहे हैं। तो वो ऐसे लिखा हुआ आता है कि यार अब हमारे अंदर वो नहीं रहा, वाइवेसिटी, बॉयंसी, एक्सुबरेंस नहीं रहा, एक्सुबरेंट जॉय नहीं रहा हमारे अंदर। ठीक है, देखो जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, ये कहीं सुना है क्या आपने? जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा। अब ये सेंटेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो मरना तो सबको एक दिन, वी आर मॉर्टल्स, वी आर नॉट एटर्नल पीपल हियर, वी आर नॉट इमॉर्टल, अल्टीमेटली वी विल डाई। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, खूब खुशी के साथ रह लो, क्यों तंग करते हो दूसरों को, क्यों दूसरों से नाराज होते हो। तो इस तरह के लोग जो है वो एक्सुबरेंस के साथ जीवन जीते हैं, एंथुसियाज्म के साथ जीते हैं। हर एब्यूलियंस इंस्पायर्ड एवरीवन इन द क्लासरूम। कुछ बच्चे होते हैं ना एब्यूलियंस रखते हैं अपने अंदर। और ग्लूम का मतलब हो जाएगा सैडनेस, दुखीपना, चिंतामणि टाइप का, है ना, सैडनेस, ग्लूम। ही इज अ मैन ऑफ ग्लूम, ही इज अ ग्लूमी पर्सन। और बहन की शादी है यार, ये ले कार्ड आना, खुद की शादी है, अरे यार मेरी शादी है क्या करूं। और जो एब्यूलियंस वाला बंदा होगा वो कैसा होगा कि अरे कहाँ जा रहा है इतनी तेजी से, अरे वो डैड की डेथ हो गई है, हम लकड़ी का प्रबंध करने जा रहे हैं, ओके बाय। अब तुम सोचोगे कि इसके पिताजी की डेथ हुई है, ऐसे कैसे बोल रहा है, लेकिन कईयों की आदत होती है कि मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि डेथ है और वो जा जा करके रिसीव कर रहा होता है। वैसे हमारे घरों में बैन लगा हुआ है, आपको पता होना चाहिए सबको, कि जब डेथ हो जाती है ना तो जितने भी मेहमान आते हैं, मेहमान तो नहीं कहते हैं उनको, हालांकि वो बैठने आते हैं, लेकिन उनको कोई छोड़ने नहीं जाता, आपको पता होना चाहिए। और हम लोग जानबूझ करके लिए उनको खाने का आग्रह भी नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि वहां पे एब्यूलियंस शो नहीं करना है, भले आपको बहुत प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देके गए हो दादाजी और आपको बहुत खुशी हो रही हो कि मरा बुड्ढा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कहा जाता है कि आपको एब्यूलियंस शो नहीं करना। तो इससे आपको ये याद रह जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ओके। गालियां मत बकना मुझे कि सर कैसे एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं। हमारे देश में जो जॉइंट फैमिलीज टिकी हुई है वो उन लोगों के घर में तो टिकी हुई है जहां पे प्यार है, सच्ची का प्यार। और जहां नहीं है वहां पे आपको पता ही वो बुजुर्गों के मरने का इंतजार करते हैं कि प्रॉपर्टी बटेगी। अब देखो कितना खुशहाल बना, आ एब्यूलियंस, ठीक है, सब खुश हैं। पार्क में आजकल एब्यूलियंस के लिए वो लाफ्टर थेरेपी देते हैं ना, हा 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 हा, ऐसे कर करके हंसाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है वो, उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। एक वर्ड है एलिप्सिस। एलिप्सिस एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, जब हम लोग किसी चीज को खा जाते हैं या छोड़ देते हैं या उसको कट कर देते हैं। जैसे जैसे कॉमन सा एग्जांपल देता हूं आपको कि एक जगह मैंने लिखा कैनॉट, एक जगह मैंने लिखा कांट, तो मैं जो ये वर्ड खा गया इसको बोलते हैं एलिप्सिस, ठीक है। तो ओमिशन करना यानी किसी चीज को ओमिट कर देना, किसी चीज को कम कर देना। वर्ड्स दैट आर अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट से समझ में आते हैं, अगर उनको ना भी लिखे तो चलेगा, उसको बोलते हैं। जैसे हमने डॉट डाल दिया, कई बार हम डॉट डाल देते हैं ना भाई, हम जैसे मैंने कहा यार मैं सब्जी खरीदने गया, लौकी लाया, भिंडी लाया और डैश डैश डैश, यानी कि धनिया भी लाया होगा, मिर्च भी लाया होगा। सिनोनिम से ओमिशन करना, सप्रेशन कर देना, यानी उस चीज को दबा देना, खत्म कर देना, डिलीट कर देना, डिलीट वर्ब है, डिलीशन नाउन है। एब्रीविएट कर देना, है ना, जैसे कैट के एग्जाम को मैं लिखूंगा ऐसे, है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को कैसे लिखूंगा, एनईटी, तो ये मैंने एब्रीविएट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन। सो द ऑथर यूज्ड एन एलिप्सिस टू क्रिएट सस्पेंस। ऑथर ने बीच बीच में बहुत सारे, जैसे मैं आपको एक नाम बताऊं, एक बहुत बड़ी राइटर है एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन बताऊं क्या करती है, अपनी पोएम में जगह जगह पर ऐसी लाइनें लगा देती है, वहां मीनिंग निकालते रहो, पता नहीं क्या मीनिंग देना चाह रही है। ऐसे ही एक राइटर बहुत बड़े पोइट हुए, बहुत फेमस है इंग्लिश में, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो वो जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो भी क्या करते हैं मालूम है आपको, वो बीच बीच में डैश डैश डैश, बीच बीच में डैश डैश डैश, तीन तीन ऐसे डैश लगा के, मतलब एलिप्सिस बहुत करते हैं कि वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन
वो आप हम पर छोड़ देते कि आप मीनिंग निकालो, ठीक है। तो एलिप्सिस क्लियर हो गया होगा आपको, किसी चीज को कम करना, छोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट कर देना। डायग्राम से भी काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे लड़की कह रही है आई कैन नॉट गो टू द पार्टी, वो स्ट्रेस कर रही है। जब हम एलिप्सिस करते हैं तो उतना स्ट्रेस नहीं कर रहे। ध्यान से देखिए, आई कांट गो, आई डोंट फील, आई डू नॉट फील, आई डू नॉट लव यू। इसका मतलब है, समझ ले, मैं बहुत जोर देके बोल रही हूं। एलिप्सिस का भी मतलब होता है, एलिप्सिस का मतलब है बस यूं ही कह रही है कि आई डोंट लव यू, तो इसका मतलब है वो सीरियस नहीं है, वो गुस्से में कह रही है। लेकिन बोलते आई डू नॉट लव यू, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल प्यार नहीं करती है। तो ऐसे करके आपको ये चीज समझनी है, ठीक है। फिर आ गया आपका अगला वर्ड एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक कॉमन वर्ड है, याद रखिएगा। आजकल अलग अलग स्टाइल के आइडियाज, अलग अलग तरीके के टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स को जब इकट्ठा कर लेते हैं तो उनकी जो वाइड रेंज होती है, उन सोर्सेज को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्लेक्टिक। मैंने कहा कि यार मेरे घर में एक्लेक्टिक सजावट है, मतलब अलग अलग जगह की वाइड रेंज, डाइवर्स, अलग अलग, वाइड रेंजिंग, उसकी रेंज अलग अलग है। इस रेंज का सिल्क के पर्दे हैं, कश्मीर के कालीन है, मूर्तियां हैं महंगी महंगी, बहुत बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग है, मॉडर्न आर्ट भी है, फ्लावर्स के पौधे हैं, इंटीरियर के पौधे हैं। तो इसका मतलब है कि वो वाइड रेंजिंग है, रेंज बढ़ गई, मल्टीफेसेटेड है, बहुआयामी, अलग अलग फेस है उसके, वेरिड है। वेरी का मतलब किसी चीज का बढ़ना, वेरी से वेरिएबल भी बनता है, चेंज होना, है ना, और ये वर्ड चेंज से रिलेटेड है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत विशाल, अलग अलग चीजें। सो द प्रोफेसर हैज एन एक्लेक्टिक अप्रोच टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कोई प्रोफेसर है, उसकी जो तरीका है पढ़ाने का, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, जैसे मेरा एक्लेक्टिक अप्रोच है वोकैबुलरी पढ़ाने का, मैं किसी भी जगह से कोई भी एग्जांपल देके स्टूडेंट के माइंड में क्लियर करूंगा। यानी कि ब्रॉड माइंडेड हो गया, वाइड रेंज वाला, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नैरो माइंडेड। तो एक्लेक्टिक के लिए जो हम कोई आपको अगर डायग्राम दिखाएं तो उससे शायद आपको क्लियर हो जाए। देखिए एक्लेक्टिक, ये मैंने अपने घर के हिसाब से लिया है, जिसमें पौधे भी हैं, ध्यान से देख लीजिए, अलग अलग तरह के कुशंस हैं, हर तरह का आर्ट है इसमें, है ना, मॉडर्न आर्ट भी आ गया हल्का सा, ये सब चीजें हैं। तो मैंने कहा कि यार ये यू हैव अ वेरी एक्लेक्टिक अप्रोच टुवर्ड्स इंटीरियर डेकोरेशन, ऐसे करके आप सेंटेंस को समझ सकते हो। तो ये थे आपके 10 वर्ड्स, और अलग एक एक वर्ड के अगर 55 सिनोनिम्स भी लिए आपने तो आपके 55 वर्ड्स हो गए, और एक एक एंटोनिम लिया तो आपके हो गए 60 वर्ड्स। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, इसको शेयर जरूर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच सभी स्टूडेंट्स को, बाय।